थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है? तो शुक्र अल्लाह का। सो आप लोगों के माइक से शोर आ रहा है किसी का। मुझे नहीं आइडिया कि किसका माइक आना है। काइंडली आप अपने माइक बंद कर लें, सो डिस्टॉर्शन जो है वो कम से कम हो। राइट। जी, अभी भी किसी का माइक ऑन है, सो जो भी सबसे पहली बात, आप लोग जितने भी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं या जो जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, काइंडली अपने नेम जो है वो एडिट करके अपने रियल नेम के साथ रख लें, ताकि मुझे कम्युनिकेट करते हुए जो हो वो आसानी हो। और सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा वो भी यही होगी कि जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आते हैं या इधर आते हैं, लाइक इंटरनेट की दुनिया में, तो आपकी ओरिजिनैलिटी या आपका नाम ओरिजिनल होना और आपकी पिक्चर का ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपके साथ वो बात करने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। और ये हम आगे सीखेंगे भी सही कि आप जब पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब भी यही होता है कि आप जहाँ पे भी अपना नाम यूज़ कर रहे हैं या जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं या पिक्चर बना रहे हैं, तो पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा चीज़ें जो है वो सेम होनी चाहिए। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग जो है अपने नेम लाजमी काइंडली अपने माइक्स माइक भी म्यूट कर लें प्लीज़। आप लोग माइक्स भी अपने म्यूट कर लें ताकि जो डिस्कशन है वो कम से कम हो। सो हम 2 मिनट वेट करेंगे और जैसे सब लोग हमें ज्वाइन करते हैं तो हम फर्दर अपनी क्लास पे स्टार्ट कर देंगे। उस टाइम तक कुछ लोगों के अगर कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चंस हैं, वो लोग आप लोग जो वो पूछ सकते हैं। राइट। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है। जी, आपका रियल नेम है, दैट्स ग्रेट। और मेरी आवाज़ क्या वाकई सब लोगों को स्लो आ रही है या मे बी अक्सा के पास प्रॉब्लम है? काइंडली बाकी लोग मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस ठीक है या लो है। ब्लैकआउट्स आ रहे हैं, दैट वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। मे बी आई ट्राई माई बेस्ट कि डिस्टॉर्शन जो है वो कम से कम हो और इट इट विल वर्क एंड स्लो। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट, मैं इंटरनेट को चेक कर लूँ और फिर हम आगे जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके। जी, आई वाज आस्किंग कि किसी के कोई क्वेश्चन है? किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें, ताकि जो कन्फ्यूजन है। और आप में से कितने लोगों ने कल जो इंट्रोडक्शन का सेशन था या इंट्रोडक्टरी सेशन था उसको लिया था? उस ओरिएंटेशन के अंदर कोई किसी को क्या कुछ समझ भी आई कि हम क्या करने वाले हैं और क्या कुछ हम वालेकुम सलाम। खैर है? काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। जिनके भी माइक्स ऑन हैं काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें या फिर मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी कि ग्रेट ग्रेट, दैट्स ग्रेट जी। होपफुली सब लोगों ने अपने नाम भी चेंज कर लिए होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास सिर्फ 27 लोग हैं अभी तक। uh, जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें से? आप लोगों ने अटेंड तो किया है, क्या किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? और वॉइस के वाले से भी मुझे बता दें कि क्या अब डिस्कशन है या नहीं।
मैं नहीं जाती रात के 12 बजे, मेरा दिमाग नहीं खराब है, आधी रात को मैं उसको लेके बाहर जाऊँ। कीजिएगा, भी स्लो है या अब ठीक है? कोई नहीं, जिनके पास voice नहीं आ रही वो मे भी अपना मैं चेक रात कर में लें, नहीं या मे जाती भी हूँ, हो मुझे सकता पता है है। कि मन क्या आई? राइट। सो मेरी स्क्रीन भी शेयर है आप लोगों के साथ। जी, बाकी सब म्यूट हो चुके हैं। मेरी स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। जी, मेरे बैकग्राउंड में नाइस है। जी, हम अपने ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं, तो ये ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैंने जो है वो क्लियर करवा दिया था कल। तो आज हम अपने फर्स्ट क्लास की तरफ से चलते हैं। क्वेश्चन पुट कीजिएगा, फिर आप अपनी चैट जो है वो बंद कर दीजिएगा और बार बार वही क्वेश्चन रिपीट ना कीजिएगा, ताकि मैं सारों के क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकूँ। सो आज जो हमारा पहला सेशन है, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूएक्स यूआई डिजाइनिंग जो है वो क्या होती है, और यूएक्स यूआई डिजाइनर कौन होता है, और यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर क्या काम किया जाता है, और राइट अगर कोई यूएक्स यूआई डिजाइनिंग करता है तो वो किस तरह से काम करेगा। सो हम जाते हैं यूएक्स की तरफ। सबसे पहले मैंने ये हम दो वर्ड पढ़ते हैं। जब भी आप यूएक्स यूआई की तरफ जाते हैं तो आपको दो वर्ड नजर आते हैं, एक यूएक्स है और दूसरा यूआई है, राइट। सो यूएक्स क्या होता है? यूएक्स जो है, यू से मुराद यूजर है, और एक्स जो है वो एक्सपीरियंस को जो है वो एक्सप्लेन करता है, या एक्सपीरियंस इससे स्टैंड होता है। यानी यूएक्स का मतलब ये होता है कि यूजर एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल भी हो सकती और डिजिटल भी हो सकती है। डिजिटल से मुराद ये है कि आपकी कोई वेबसाइट हो सकती है, आपकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है, आपकी एक्सटेंशन हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर या तो ये चीज कहलाती है गर्मियों का सीजन, गर्म हवा आपको लग रही है इन्वायरमेंट की वजह से, तो आप उस फैन का या उस एयर का जो है वो एक्सपीरियंस कर
अब आवाज आ रही है? हमें वापस चले जाना चाहिए सर, वैसे भी चले गए। Hello everyone. I'm audible to you guys. Sorry, really sorry. Internet problem होने की वजह से disconnection हो गया था. Right. So I'm back again. I really apologize to all of you. So मुझे बताइएगा कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ये सर बिल्कुल ठीक आ रही है। जी थैंक यू सो मच। इंटरनेट प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से जो है वो डिस्टॉर्शन हो गई थी। सो हम डिस्कस कर रहे थे यूएक्स यूआई डिजाइनिंग को, राइट, के यूएक्स। तो मैंने हम आज के दिन जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि यूएक्स क्या है और ये कैसे जो है वो एक्सपीरियंस करता है, राइट। सो अब मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। सॉरी आप लोग जो यस, सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट इस चीज़ पे डिस्कस कर रहा था कि हमारा यूएक्स ये होता है कि कोई भी हमारी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं या हमारी फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके साथ जब भी कोई यूजर एक्सपीरियंस करता है तो एक्सपीरियंस करने के फौरन बाद वो जैसे उसको फील कर साउंड प्रॉब्लम, क्या अब आप लोगों को मेरी आवाज अब आ रही है? जी बैक अगेन। सो बेसिकली यूआई जो होता है ये यूजर इंटरफेस कहलाता है यूजर जी अब आवाज ठीक है? काइंडली अब बताइएगा, अब आवाज ठीक है? सेम इशू। क्यों यार, तो खोल दे बचा के। कौन? हाँ जी, एक बर्फ का कॉलर है। बर्फ नहीं, बर्फ नहीं, बर्फ नहीं। चलो पापा जो पतला करो बर्फ ना, तो बर्फ नहीं।
जी हेलो एवरीवन। अब मुझे बताइए। जी थैंक यू सो मच, आई रियली अपोलोजाइज, इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई फील सॉरी टू यू पीपल, बट क्या अभी आवाज़ ठीक है? जी काइंडली आप मुझे आवाज़ कंफर्म कर दे ताकि मैं जल्दी से स्टार्ट कर सकूँ। पहले भी हम बहुत सा टाइम जो है वेस्ट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने दो चीज़ें क्लियर की थी। दो चीज़ों के ऊपर जो है वो पॉइंट पे मैंने बात की है, एक यूज़र एक्सपीरियंस, एक यूएक्स और एक यूआई। क्या आप लोगों को वो क्लियर हो चुके हैं कि यूएक्स क्या होता है और यूआई क्या होता है? UX is basically user experience, right? And UI जो है वो हमारा होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस किस चीज़ को कहते हैं बेसिकली? जब भी किसी चीज़ को हम यूज कर रहे होते हैं तो उसको यूज करते वक्त जो जो चीज़ें हमें नजर आ रही होती हैं, एंड जितना भी हमारे सामने कोई इंटरफेस होता है, जैसे आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर आप अगर कोई भी लाइक डिजिटल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपके सामने जितना उसका इंटरफेस नजर आ रहा होता है वो सारे का सारा आपका यूआई कहलाता है। ये दोनों चीजें क्लियर हैं? काइंडली अगर क्लियर हैं तो जस्ट क्लियर लिख दें ताकि मैं आगे मूव कर सकूं इनसे। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, राउंड अबाउट हम 33 लोग मौजूद हैं, तो अगर सबको ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे मूव करूँ। राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपके सामने मैंने यहाँ पे चार प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। एक आपके सामने ये वेबसाइट नजर आ रही है, जो कि लैपटॉप के इंटरफेस आपको नजर आ रहा है। एक ये मोबाइल की एप्लीकेशन नजर आ रही है, एक ये आपको चेयर नजर आ रही है, और ये आपको एक गेम प्ले करने के लिए जो यूज किया जाता है, गेमर मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है, राइट? अब इन चारों चीजों के अंदर अगर आप देखें तो एक आपकी मोबाइल सॉरी लैपटॉप की स्क्रीन है, इसके अंदर मोस्टली वेबसाइट्स होती हैं, और दूसरा आप मोबाइल की एप्लीकेशन सभी लोग यूज कर रहे होते हैं। चेयर भी हर एक बंदा यूज करता है, और गेम खेलने के लिए ये गेमर जो यूज कर रहे होते हैं, ये भी आप लोग में से कुछ लोगों ने यूज किया होगा। अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये आपको जो वेबसाइट का इंटरफेस नजर आ रहा है, ये इसका आ रहा है आपको यूजर इंटरफेस, यानी यूआई जो है वो आपको नजर आ रहा है। अब जब भी इस वेबसाइट को हम यूज करते हैं तो बाज़ दफ़ा हो सकता है कि इस वेबसाइट्स के अंदर लोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, राइट? लोड करने का मतलब ये है कि आपने वेबसाइट को लोड किया, और लोड करने के लिए इस वेबसाइट का जो कंटेंट था वो इतना ज़्यादा हैवी बना दिया गया था कि वो वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही थी। तो ये उसका यूज़र एक्सपीरियंस है, और उस लोड होने की वजह से आप पे जो है वो थोड़ी सी लाइक एक एक ऐसी फीलिंग आई कि ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, आप थोड़े से तंग हुए हैं, तो आपका बैड यूज़र एक्सपीरियंस किया है। एंड इंटरेस्टिंगली हमारी जो पहली क्लास आज के दिन चल रही है ड्यू टू इंटरनेट, तो ये भी थोड़ा सा बैड यूज़र एक्सपीरियंस है। आई रियली अपोलोजाइज। आप ऐसे समझ लें कि मैं एक यूज़र इंटरफेस हूँ, और आप उसके यूज़र हैं, और आप इसको कैसे फील कर रहे हैं, तो ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस है। तो ड्यू टू इंटरनेट, थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हमारी क्लास डिस्टर्ब हुई, तो हमारा बैड यूजर एक्सपीरियंस हो गया। तो इसी तरह कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। फिर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती हैं, उनके अंदर आपको कंटेंट समझ नहीं आ रहा होता है, आपने कौन से बटन पे क्लिक करना है और किस साइड पे जाना है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो ये जो स्किप का बटन नजर आ रहा है, अब स्किप के बटन से मुराद ये है कि अगर आप स्किप करेंगे तो आप अगली स्क्रीन के ऊपर, यानी इसके ओरिजिनल होम पेज पे चले जाएंगे, राइट? लेकिन क्या होगा कि अगर कोई एक ऐसा डिजाइनर है जिसने ये स्किप का बटन तो लगा दिया है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, राइट? तो वर्क ना करने की वजह से भी आपका क्या होगा, बैड यूजर एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके, इसी तरह ये जो तीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन डॉट्स को भी आगे हम पढ़ेंगे कि इनको क्या कहते हैं और इनको यूज क्यों किया जाता है। अगर ये यूज ना किए गए होते तो तब भी बैड यूजर एक्सपीरियंस होता। कभी आपने गौर किया है कि इससे बैड यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा? ये होता है कि अगर आप देखें तो पहला डॉट फिल है, इसका मतलब ये है कि आप पहली स्क्रीन पे हैं, और इसी तरह अगर आप दूसरी स्क्रीन पे होंगे तो दूसरा डॉट फिल होगा, और आप तीसरी स्क्रीन पे होंगे तो आपको तीसरा डॉट जो है फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जिस स्क्रीन पे हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन आपको बता रही है कि अब आप इस स्क्रीन के ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता चल रहा है कि आप इस टाइम कौन सी जगह पे जो है वो स्टे कर रहे हैं, तो ये आपका एक यूजर एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाता है, राइट? इसी तरह ये हैमबर्गर मेन्यू मौजूद है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हो सकता अगर इसको बहुत ज्यादा स्मॉल बना दिया जाता है, ये इतना ज्यादा छोटा होता, लाइक कुछ इस तरह से बहुत ही छोटी सी लाइन होती,
या 2 लाइन होती तो तब भी आपका बैड यूजर एक्सपीरियंस हो जाना था। रीजन क्या होती है कि हैमबर्गर मेन्यू हमेशा 3 लाइनों पे होता है। लाइक एक नया डिजाइनर है, उसने सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन लगा दी है, तो इसका मतलब ये है कि उसको यूजर एक्सपीरियंस का आइडिया नहीं था और उसकी वजह से वो सारा जो एक्सपीरियंस है वो बैड चला गया, राइट। तो इस तरह चाहे वो आपकी मोबाइल ऐप हो या फिर आपकी वेबसाइट्स हो, आप दोनों के यूजर इंटरफेस को देखते भी हैं और इनको यूज भी करते हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये भी आप जो है वो रियल टाइम के ऊपर जो है वो देख रहे होते हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो चेयर है। क्या आप मुझे बताएं कि क्या आप इस चेयर पे बैठते हुए कंफर्टेबल फील करेंगे या नहीं? और उसके साथ साथ उसकी रीजन भी बतानी है कि आप कंफर्टेबल फील क्यों नहीं करेंगे। जी जल्दी से, इस चेयर पे अगर आप लोग बैठे तो क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे या नहीं? इट्स हार्ड टू सिट, राइट, इट्स हार्ड, आर्म्स नहीं है, ग्रेट, मेड ऑफ वुड, ठीक है। और भी 2-3 लोग जो है वो डिस्कस करें ताकि, राइट। तो ये जो आपको चेयर नजर आ रही है, ये चेयर बेसिकली इसका, ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसका यूआई है। यूआई से मीन इसका यूजर इंटरफेस है। और जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो आप जैसे आप लोग बता रहे हैं कि एक तो इसके ऊपर आर्म नहीं है, यहाँ पे आर्म्स हो जाती, राइट, तो रिलैक्स होकर बंदा बैठ सकता है। दूसरा, इट डजंट लुक कंफर्टेबल क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट है और आप इस चेयर के ऊपर बैठ के जो है वो रिलैक्स फील नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस चेयर के साथ आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बुरा गया है, राइट। अब बुरा इन अ सेंस के आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करवा रहे हैं अगर आप इसके ऊपर बैठ रहे हैं। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप इसके ऊपर एक छोटा बच्चा बिठा देते हैं, एक छोटा बच्चा इन अ सेंस एक ऐसा बच्चा जिसकी एज कुछ मंथ है, तो वो इसके ऊपर नहीं बैठ सकेगा, वो कभी कहीं जा गिरेगा, कभी कहीं जा गिरेगा। रीजन ये है कि क्योंकि इसके अंदर जब इस चेयर को बनाया जा रहा था तो इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई और देखा नहीं गया कि इस चेयर को कौन से यूजर जो है वो यूज कर रहे होंगे, राइट। अब जैसे देखें आप, अगर ये इस तरह की चेयर्स बहुत सारी हमें स्कूल के बच्चों के लिए नजर आती हैं, तो हम हर टाइम पे जो है वो, जब भी स्कूल के बच्चे हम थे या जो अब हैं, वो यहाँ पे इसको यूज करते हुए कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते थे। और फील इस तरह नहीं कर रहे होते थे कि कभी बैग हमारा कहीं जा गिरता है, कभी बैग कहीं जा गिरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे फिजिकल प्रोडक्ट्स हो या हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, तो उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस जो है वो दोनों के साथ होता है। सिमिलरली इसको अगर हम देखेंगे तो अब क्योंकि ये आइकन जस्ट मैंने यूज किया हुआ है, तो आप अगर रियल कुछ लोग अगर यूज कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे 2-3 तरह के बटन होते हैं जिनको आप मॉडरेट कर रहे होते हैं अपने थंब के साथ, और ये 4 बटन आपको नजर आ रहे होते हैं और फिर इसके पीछे एक बड़ी सी केबल भी होती थी, राइट। सो अब केबल होना या केबल के बगैर होना, अब तो जो मॉडर्न है उनके पास आज केबल भी नहीं है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि केबल अगर बड़ी होती थी तो केबल की वजह से भी बाज़ दफा हमें परेशानी आ जाती थी। या इस तरह के ये जो पहले एक बटन हुआ करता था, जैसे ये आपको प्लस का बटन नजर आ रहा है, तो ये एक बटन हुआ करता था और इस बटन के साथ आपका कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि इसके हटा के इस जो प्लस का बटन है इसको हटा के 2 बटन लगा दिए गए हैं, एक बटन के साथ आप डायरेक्शन देख रहे होते हैं और एक बटन के साथ आप जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, राइट। और दूसरा जो है, अब केबल को भी रिमूव कर दिया गया है, तो अब आप किसी भी जगह पे बैठ के उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये कमेंट में भी किसी ने बताया हुआ है कि विदाउट केबल जो है वो मोर कन्वीनियंट है। सो कन्वीनियंट इसीलिए है जो है स्टिक को केबल के बगैर, क्योंकि आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं और आप किसी भी जगह पे बैठ के उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसका यूजर इंटरफेस है, और वो जो आप रिलैक्स फील कर रहे हैं और रिलैक्स फील करने के साथ साथ आप जो मॉडरेट सॉरी किसी भी जगह पे बैठ कर उसको यूज कर रहे हैं और आप आरामदेह फील कर रहे हैं, तो ये आपका यूजर एक्सपीरियंस है, राइट। तो चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे आपकी डिजिटल प्रोडक्ट हो, हमें हर प्रोडक्ट के अंदर जो है देखने को मिलता है हमारा यूजर एक्सपीरियंस, राइट। सो ये 4 एग्जांपल थी, इनसे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि यूजर एक्सपीरियंस क्या है और यूजर इंटरफेस क्या है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई है? काइंडली आपका कोई पॉइंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो ड्रॉप आउट कर दें, और अगर क्लियर है तो ये मेंशन कर दें ताकि हम आगे मूव करें। राइट, बस 3-4 लोग ही जाग रहे हैं, बाकी सब सो गए। जी, प्रोडक्ट डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ यूएक्स डिजाइन, हम ये डिस्कस करेंगे आगे। ग्रेट, चलें हम आगे मूव करते हैं। अब ये मुझे आइडिया नहीं है, चलें सही हो जाएगा।
ठीक है जी। जी आपका जो सवाल है आप पूछते जाएं। हम आगे आगे मूव करते हैं और आगे हम देखते हैं कि जब भी इन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है, राइट, प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने से मुराद ये है कि चाहे वो जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आई गेस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि चाहे आपकी वेबसाइट डिज़ाइन की जा रही हो, चाहे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन की जा रही हो, चाहे ये चेयर डिज़ाइन की जा रही हो, राइट, या फिर ये जॉयस्टिक जो है वो डिज़ाइन की जा रही हो, तो इनको डिज़ाइन करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखनी होती हैं, राइट। अब हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। जी वेब डिज़ाइनिंग में यूएक्स यूआई का यूज़ है बिल्कुल। अभी तो मैंने आपको समझाया है कि जो आप लैपटॉप के ऊपर वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके अंदर आपका यूआई भी होता है और यूएक्स भी होता है। तो वेब डिज़ाइनिंग यूएक्स यूआई का एक दूसरा नाम है, एक छोटा सा इसका पार्ट है। क्लियर जी। अब हम देखते हैं कि जब भी आप यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, लेकिन क्योंकि हम यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग ज़्यादातर डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, तो हम ज़्यादा जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ही देखेंगे, राइट। तो जब आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी जो भी प्रोडक्ट हो सॉरी, उसके अंदर 4 मेन पॉइंट्स होते हैं। अब वो 4 मेन पॉइंट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो यूजेबल होने चाहिए। यूजेबल से मुराद ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो वेबसाइट है, राइट, आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो हर बंदे के यूज़ में हो, लाइक हर बंदा उसको यूज़ कर सकता हो। अब वो चाहे छोटा बच्चा हो, जैसे अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक टेली स्कूल के नाम से या कुछ इस तरह से एक प्रोसेस जो है शुरू किया गया है, और उसका वेबसाइट जो डिज़ाइन किया गया है वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा चाइल्डिश फ्रेंडली है। अब चाइल्डिश फ्रेंडली क्या होता है? वो ये होता है कि जिनको बच्चे यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, और उसी वेबसाइट को एक बहुत बड़ी उम्र का बंदा जो है वो भी कुछ सीखना चाह रहा है या कुछ पढ़ना चाह रहा है या कुछ देखना चाह रहा है, तो वो उसको भी यूजेबल रखती है, वो भी उसको यूज कर सकता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है। कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त हमने वो प्रोडक्ट बनाना है ताकि वो यूजेबल हो। देन जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है इक्विटेबल। अब इक्विटेबल क्या होता है? इक्विटी का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। इक्विटी ये होती है जो कि हर एक के लिए इक्वल हो, राइट। अब इसको हम आगे आगे जाके एक और वर्ड भी पढ़ेंगे और वो वर्ड होता है एक्सेसिबल। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा अक्सर एक्सेसिबल। अब एक्सेसिबल क्या होता है या इक्विटेबल क्या होता है? वो ये होता है कि आप एज वाइज भी जब आप यूजर को देख रहे होते हैं, और उसके अंदर डिसेबल यूजर भी आ सकते हैं, राइट। आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, जैसे अभी हम वो चेयर की बात कर रहे थे कि आप लोगों ने चेयर बनाई है। अब हो सकता है एक ऐसा बंदा जिसके बाजू नहीं है, डिसेबल है, और उसने भी उस चेयर को यूज करना है, और एक ऐसा बंदा है जो कि बिल्कुल फिट है 100%, और उसने भी उसी चीज चेयर को ही यूज करना है। और मे भी कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कि कलर ब्लाइंड हो। कलर ब्लाइंड का मतलब ये है कि उसको कलर में प्रॉब्लम आ रहा हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर जब आप अपने यूजर को देख रहे होते हैं कि मेरे कौन कौन से यूजर इस चीज़ को यूज करेंगे, तो आपने उस प्रोडक्ट के अंदर उस यूजर रिसर्च को भी देखना होता है कि आपने उस यूजर रिसर्च की बेस पे आपने उस प्रोडक्ट को इक्विटेबल बनाना है, राइट। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इंजॉयबल। अब इंजॉयबल का मतलब ये होता है कि जब आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो प्रोडक्ट हर बंदा इंजॉय भी कर सके। ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट आपकी बोरिंग हो और कोई भी बंदा जो है जब उसको यूज कर रहा हो तो वो बहुत ज्यादा उसको एफर्ट लगानी पड़ रही हो और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के चला जाए। अब जैसे आप में से कुछ लोगों ने दराज की ऐप यूज की होगी, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने की होगी। तो आप दराज की ऐप अगर यूज करें तो मैंने कभी 10 मिनट से ऊपर दराज की ऐप यूज नहीं की। अब वो इसलिए नहीं की क्योंकि मैं जब भी उसको ओपन करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। मैं कोई चीज़ सर्च कर रहा होता हूँ तो कोई और चीज़ दिखा रही होती है, और कभी कभी तो जो प्रोडक्ट मैं देखना चाह रहा होता हूँ वो बिल्कुल मुझे मिल नहीं रही होती है, या उसके अंदर पिक्चर कुछ इस तरह से लगाई गई है कि उनको देख के मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो हम होपफुल कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ों ऐप को यूज़ करते हुए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते होंगे, थोड़ा सा गुस्सा भी आपको आता होगा कि इस ऐप का जो आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छे से नहीं जाता, राइट। आप इसी तरह एक और देख लेते हैं। आप OLX की एग्जांपल देख लें। OLX की वेबसाइट पे चले जाएं और आप वेलमार्ट की जो वेलमार्ट है वो भी ई-कॉमर्स की ही वेबसाइट है, उसके ऊपर चले जाएं। अब दोनों को जब कंपेयर करके देखेंगे तो आपको वेलमार्ट का यूज़ करते हुए या वेलमार्ट को देखते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे।
लेकिन जब आप पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट वही OLX की तरफ आएंगे तो आपको इतना ज़्यादा मूड जो है वो आपका अच्छा नहीं हो रहा होगा। वो रीज़न ये है कि इसके ऊपर पिक्चर अच्छी नहीं लगी होती, जिसका जो मन में आता है वो वैसी पिक्चर उठा के लगा देता है, और फिर उस पिक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन इतनी लंबी लंबी लिख दी जाती है, टेक्स्ट इतना लंबा लिख दिया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस हम हर रोज़ कर रहे होते हैं, और हर वेबसाइट पे या हर तरह की एप्लीकेशन पे आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं टिकटॉक की। अब बहुत सारे लोग टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। रीज़न ये है कि मैं उसको नहीं नहीं देख पाता। रीज़न ये है कि मैं उसका कंटेंट एन्जॉय नहीं करता। तो मेरे लिए टिकटॉक एन्जॉयबल नहीं है, और मेरा उसके साथ यूज़र एक्सपीरियंस बैड है, राइट? और जो लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको यूज़ करना अच्छा नहीं है या कंटेंट क्रिएट करना अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसको एन्जॉय भी करते हैं। तो वो प्रोडक्ट उनके लिए एन्जॉयबल है, और वो उसको एन्जॉय करते हैं और उसके ऊपर कंटेंट जो क्रिएट करते हैं, तो उनका उसके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस है, राइट? तो ये हमारा एन्जॉयबल होता है। देन लास्ट वन आता है यूज़फुल। यूज़फुल ये होता है कि आपने जब भी कोई प्रोडक्ट बनानी है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, या कोई भी चीज़ आप जब डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा भी हो। ऐसा ना हो कि आप वो प्रोडक्ट बना के छोड़ दें और किसी को कोई उससे फ़ायदा ना हो रहा हो। अब जैसे मैं अभी टिकटॉक एग्ज़ाम्पल दे रहा था, तो टिकटॉक का बहुत बड़ा फ़ायदा है, और फ़ायदा इन द सेंस कि आजकल के जो हमारे फ्रीलांसिंग के कंटेंट क्रिएटर हैं, वो आके फ्रीलांसिंग के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, ऑनलाइन मनी मेकिंग के हवाले से इस तरह का नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, और बेसिकली टिकटॉक का मतलब ही नॉलेज स्प्रेड करना है। तो इन दिस सेंस टिकटॉक जो है दैट इज वेरी यूजफुल। लेकिन अगर हम वही फजूल किस्म के जो वीडियोस बन रही होती हैं उनको देख रहे हैं, तो टिकटॉक यूजफुल नहीं भी है। तो जो भी प्रोडक्ट आपने बनानी होती है, उस प्रोडक्ट के अंदर आपने ये 4 पॉइंट्स जरूर ऐड करने होते हैं कि आपका यूजफुल भी हो, आपका इक्विटेबल भी हो, वो ऐप या प्रोडक्ट जो भी बंदा यूज कर रहा है वो उसको एंजॉय भी कर रहा हो, एंड देन फोर्थ पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट हमारी यूजफुल भी हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक बताइएगा, हम इनको फर्दर एग्जांपल के साथ भी वाजे करते हैं, बट यहाँ तक समझ आ गई? और बोर तो नहीं हो गए आप लोग? पहला दिन है, मे बी थोड़ा बहुत कुछ लोग बोर भी हों कि समझ ना आ रही हो, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अच्छा सा करके इजी करके जो है वो आप लोगों को समझाया जाए, राइट? अच्छा, आप में से कौन लोग जो है वो टिकटॉक को यूज करते हैं? चलिए अभी मुझे पता चल जाएगा कि टिकटॉक का आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। बैड यूजर एक्सपीरियंस है, आप उसको एंजॉय करते हैं या नहीं करते? यूएक्स इज गुड, यूएक्स इज रियली इंटरेस्टिंग। आप जब देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। कुछ ऐसी चीजें आप डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इनका भी यूएक्स है या नहीं। तो आप बहुत ज्यादा इन चीजों को जब आप जानेंगे, पहचानेंगे, इनको खुद यूज करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो सो यूएक्स इज गुड, फेसबुक यूएस इज गुड, टिकटॉक नॉट गुड। चलें, अभी अभी हम इस पे बहस नहीं करते, लेकिन फेसबुक के यूएक्स के अंदर भी प्रॉब्लम है और टिकटॉक के अंदर भी प्रॉब्लम है। तो अभी जब हम इन पे डिस्कशन करेंगे, फर्दर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, राइट? तो यहाँ तक एवरीथिंग क्लियर? सो हम आगे मूव करते हैं और अगले पॉइंट पे हम जाते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को फर्दर देखेंगे एक एक एप्लीकेशन के साथ, राइट? सो मुदस्सिर, मैं जब हम यूएक्स ऑडिट के बेस पे जाएंगे ना, हमारा एक टॉपिक है यूएक्स ऑडिट, तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आप कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं कि इस चीज़ का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है या नहीं। तो वहाँ पे हम जो है वो देखेंगे। नहीं, अदनान रशीद, हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का तरीका ये होता है कि आप उसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट या यूएक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिपोर्ट आपका उनके जो सपोर्ट टीम होती है उनको फॉरवर्ड करते हैं, और उसके अंदर अगर आप वैलिड पॉइंट पे होते हैं तो आपको वहाँ से रीच मिलती है, आपको क्लाइंट मिलते हैं, और वो आपको हायर कर लेते हैं एज ए यूएक्स डिज़ाइनर। मैं एक कंपनी के अंदर मेरी ऐसी ही हायरिंग हो चुकी है। हायरिंग इन द सेंस कि उनके प्रोडक्ट के अंदर फिर मैंने काम किया था। वो ये था कि उनकी वेबसाइट को मैंने देखा, वहाँ पे मुझे सिर्फ 2 पॉइंट गलत लगे कि यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। तो मैंने उनको वो 2 पॉइंट लिखे, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग रीज़न दी, यूएक्स लॉ को बताया, और मैंने उनकी सपोर्ट टीम को सेंड कर दी। तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, हमारी बहुत लंबी मीटिंग हुई इसके ऊपर, और फिर अगले 2 प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो ये एक प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, प्रीएम्प्टिव मार्केटिंग इसको कहते हैं। तो आप प्रीएम्प्टिव मार्केटिंग जब सीखेंगे तो आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक हैं जी? गुड। अच्छा, इन 2 बोतलों को किसने यूज़ किया है? किसी ने यूज़ किया है या इनको देखा है कभी? इन 2 बॉटल्स को कभी किसी ने, जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, दोनों ही केचप की बॉटल हैं।
राइट। मैं एक बॉटल के ऊपर दैट इज प्रीएम्प्ट मार्केटिंग। अच्छा, दोनों बॉटल के साथ, एक के साथ मैं ए लिख रहा हूँ और एक के साथ मैं बी लिख रहा हूँ, आपको कौन सी बॉटल को यूज करना ज्यादा आसान लगता है और आपके लिहाज से कौन सी बॉटल जो है वो ज्यादा अच्छी है? क्यों बी? क्यों जी? बी के साथ रीजन भी लिखिएगा, आप लोग रीजन भी लिखिएगा काइंडली कि बी जो आप लोग कह रहे हैं वो क्यों अच्छी है। Easiness, right? Great. Easy to use, great, 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 much simple, great. राइट। सो आप लोगों ने तो मेरा काम आसान कर दिया, आप लोगों को तो यूजर एक्सपीरियंस पहले से ही बहुत पता है यार, यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। ग्रेट, बिल्कुल खदीजा, मैथ्स नहीं होगा, स्किल नहीं होगी। राइट, चलें, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकती कोई? कुछ ऐसे कैचअप के शौकीन होते हैं कि अगर उनको कैचअप ना मिल रही हो, जैसे ये बी वाली बॉटल है उसमें ब्लॉकेज आ जाए, मे बी कि वो कैचअप बहुत थोड़ी है तो यहाँ से निकल नहीं रही, तो इसका ढक्कन खोल के वो बॉटल को ठक ठक करके नीचे से निकाल लें, तो ऐसा नहीं हो सकता? दिखने में ठीक नहीं है, दिखने में ठीक बना लेंगे, कोई बात नहीं, वो हम एक दैट कैन बी डन विद बी टू, ग्रेट। राइट। अच्छा, चलें अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि ये जो हैंस है, ये टोमेटो केचप, पहले इनकी बॉटल कुछ इस तरह से आती थी, राइट? सो पहले टोमेटो केचप्स की बॉटल जो है वो कुछ इस तरह से होती थी जैसे आपको एक के अंदर दिखाया गया है। अब होता क्या था कि इसके अंदर ये होता था कि आप ढक्कन को ओपन करते थे और ढक्कन ओपन करने के बाद आप केचप को प्लेट के अंदर डाला करते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि आपको आइडिया नहीं होता था कि आप कितना केचप डाल सकते हैं, लाइक कितना केचप डालना चाहते हैं। आपके पास पहली जो चीज थी वो थी कंट्रोल, यानी आपके पास इसका कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल इन अ सेंस के आपको नहीं पता होता था कि आप कितना केचप डालना चाह रहे हैं, ऐसा था या नहीं? लाइक आपने ढक्कन खोला, आपने बोतल को उल्टा करके जो है वो डालना चाहा, तो कभी बहुत ज्यादा केचप जो है वो गिर जाता था, कभी बहुत कम केचप निकलता था। तो ये सबसे जो मेन चीज थी, आपके पास कंट्रोल नहीं था। दूसरी चीज ये होती थी कि अगर आप थोड़ा सा केचप डालना चाह रहे हैं, या वो अगेन बात वही कंट्रोल के अंदर आ जाएगी, बट फिर आपके लिए थोड़ा सा बिल्कुल केचप निकालना है, ढक्कन पूरा खोलना पड़ गया, तो आपका स्टेप भी बढ़ गया, राइट? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ आपसे केचप भी कंट्रोल नहीं हो रहा, मे बी आपको कम डालना था, ज़्यादा डल गया, या आपको ज़्यादा डालना था तो वो कुछ ओवरफ्लो हो गया। तो ये सारी की सारी जो है वो आपका इस बॉटल के साथ बैड एक्सपीरियंस जा रहा था। तो जब उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने देखा कि हमारा यूजर जो है उसको किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने ये देखा कि अगर आप इसकी केस स्टडी पढ़ें, ये नेट के ऊपर आपको केस स्टडी मिल जाती है, आपको केस स्टडी पढ़ने का एक तरीका भी बताया जाएगा, और सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखेंगे कि कुछ पुरानी चीज़ें कुछ नई कैसे बनी है, राइट? तो जब उनको रिसर्च करने के बाद पता चला कि जो प्रॉब्लम था वो इस ओपनिंग के साथ था, यानी ढक्कन को कंट्रोल करने में या इन चीज़ों को कंट्रोल करने में यूजर को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको कंट्रोल नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद वो इस जो है इस बॉटल की तरफ गए और नोजल वाली बॉटल को यूज़ किया गया। तो नोजल वाली बॉटल के साथ क्या था, इसको जो है वो केचप को कंट्रोल करना ईजी हो गया कि आप जितना प्रेस कर रहे होते हैं उतना ही केचप बाहर आ रहा होता है, और फिर आप केचप के साथ आपको टाइम भी उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना पड़ रहा कि आप ढक्कन खोलते रहें और आपका टाइम ज़ाया हो। फ़ौरन आप क्या करते हैं, इस केचप को जो है बॉटल को जो है उल्टा करते हैं, प्रेस करते हैं और केचप जो है बाहर आ जाता है, राइट? और ये जो बॉटल आपको पुरानी नजर आ रही है, ये शीशे की बॉटल थी, ये मिरर बॉटल थी, राइट? ग्लास बॉटल थी, सॉरी मिरर नहीं, ग्लास बॉटल थी। लेकिन ये जो बॉटल है अब ये शीशे की, सॉरी प्लास्टिक की बॉटल है। तो प्लास्टिक की बॉटल को कंप्रेस करना या प्रेस करना भी इजी होता है, और आप इजीली उसको प्रेस करके वहां से केचप जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमारी आती है यूजेबिलिटी के अंदर, कि हमारा यूजर जो है क्या हमारी बनाई गई प्रोडक्ट को यूज भी कर पा रहा है या नहीं, राइट? तो होपफुली अब आपको यूजेबिलिटी भी क्लियर हो गई होगी कि आप फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो, दोनों प्रोडक्ट के अंदर आप अपने यूजेबिलिटी को जो है वो देख रहे होते हैं। इज इट क्लियर? जी जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर? यस, ग्रेट। सो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज इक्विटेबल। अब इक्विटेबल क्या होता है? मैंने पहले भी आपको समझाया है कि इक्विटेबल का मतलब ये होता है कि एवरी काइंड ऑफ पर्सन और एवरी काइंड ऑफ पीपल, एवरी काइंड ऑफ यूजर, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो ठीक है,
चाहे उसको कोई भी इशू आ रहा है और वो किसी भी जगह पे है, अगर वो आपकी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है तो ये चीज कहलाती है इक्विटेबल। अब आपको ये नीचे जो नजर आ रहे हैं, ये बहुत सारी एप्लीकेशन के जो है वो आइकन है जो आपके प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं, ऐप स्टोर पे मिल जाती हैं, राइट। ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिनको आप किसी भी टाइम पे कोई भी बंदा जो है वो यूज कर रहा होता है। जैसे हम फेसबुक की बात कर लेते हैं। अब फेसबुक के अंदर देखें, जो फेसबुक लाइट यूज करते हैं ज्यादातर, उसके अंदर फंक्शन जो है बहुत कम होते हैं, थोड़े फंक्शन होते हैं। तो अगर कोई बंदा अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड का मतलब ये है कि उसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो भी फेसबुक को इजीली यूज कर रहा होता है। और जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, एक फिलोसफर है, वो भी फेसबुक को उसी तरह यूज कर रहा होता है। हाँ, मे भी हो सकता है कि कुछ पॉइंट जो है वो अनएजुकेटेड को पता ना हो, टाइम टू टाइम के साथ उसको समझ आ जाएगी, लेकिन मे बी उस टाइम पे उसको पता ना हो, लेकिन फेसबुक उसके लिए यूज करना इजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक इक्विटेबल है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, क्या हम लोग सब लोग फेसबुक की आईडी बनाते हैं, तो मे बी हो सकता है कि एक दफा कोई हमें फेसबुक की आईडी बना के दे दे या हमें बता दे कि फेसबुक को कैसे यूज करना है, वो एक ही दफा बताएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने 2 महीने का कोर्स किया हो कि मुझे फेसबुक चलाना सिखाया जाए। क्यों? क्योंकि फेसबुक सभी यूजर के लिए इक्विटेबल है। फेसबुक के अंदर यूएक्स यूआई का ये पॉइंट वहां पे देखा गया है कि आपकी एप्लीकेशन जो है या जो फेसबुक है वो हर तरह के यूजर के लिए एक्सेसिबल हो। अब आप लोगों ने पता नहीं कभी नोट किया है या नहीं किया, अब कहीं कभी कभी पिक्चर लगाने लगते हैं, जैसे फेसबुक पे लगा रहे हो या फिर आप लिंक्डइन पे लगा रहे हो या फिर आपको ट्विटर पे लगा रहे हो, तो वहां पे लिखा होता है ऑल्ट टेक्स्ट, ALT का ऑप्शन लिखा होता है। अब ऑल्ट का मतलब ये होता है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं पिक्चर के ऊपर, उसी टेक्स्ट को आप उस आर्ट के अंदर जाके टेक्स्ट को लिख देते हैं। रीजन क्या होती है? कंपनीज ने ये फील किया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कलर ब्लाइंड होते हैं और वो पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। तो वो क्या करते हैं, वो आर्ट के ऊपर ALT जो कैपिटल से लिखा होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो टेक्स्ट आपने लिखा होता है पिक्चर के ऊपर, उनको वो टेक्स्ट वहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है और वो वहां से रीड कर लेते हैं, राइट। तो ये फीचर क्यों बनाया गया, आप लोगों ने शायद कभी नोट किया हो, नहीं किया तो जो लिंक्डइन यूज करते हैं वो लिंक्डइन पे जाके जब भी कोई पिक्चर अपलोड करने लगे तो वहां पे आल्ट का ऑप्शन होगा, उसको नोट जरूर कीजिएगा। तो अब वहां पे देखेंगे उस आल्ट का मकसद ये है कि जो जो कलर ब्लाइंड है या जिनको डिसेबिलिटी है, वो आल्ट को यूज करते हुए उस टेक्स्ट को इजीली रीड कर सकें। क्या कभी ने किसी ने नोट किया है? लाइक किसी ने नोट किया हो तो यस लिखिएगा। जी बिल्कुल, मानूर जाहिद, बिल्कुल डिसेबिलिटी जो जिन लोगों को होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि उनको वो ऑल टेक्स्ट इजीली मिल जाए। तो ग्रेट, ग्रेट। किसी और ने जी? यस। तो कभी सोचा भी था कि ये क्यों है? आज से पहले कभी सोचा भी था कि ये क्यों है ऐसा? और कभी लिखा भी था आल्ट टेक्स्ट या नहीं? लाइक किसी ने आल्ट टेक्स्ट लिखा हो या कभी चेक करने के लिए कि ये आल्ट टेक्स्ट क्या बुला है, कभी उसको ओपन ही कर लिया हो? यस, दैट्स ग्रेट। अदनान एंड उजैर ये कह रहे हैं जी इन्होंने लिखा है। सो ग्रेट, यूज किया, ग्रेट। तो उसका मकसद भी यही होता है कि आप अगले बंदे को ईज दे रहे हैं या अगले बंदे को आप इक्विटेबल बना रहे हैं कि जी बिल्कुल। विशाल, आप एसईओ करते वक्त उसको लिख रहे होते हैं, वो एसईओ भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसका बेसिक मकसद आपका यूजर एक्सपीरियंस बेस्ट करना होता है। एसईओ के अंदर वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मे बी होता हो, मुझे नहीं आइडिया एसईओ का, लेकिन उसका अगर हमारी फील्ड के हवाले से देखेंगे तो वो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए होता है। वेब पेजेस लोड ना हो तो ऑल टेक्स्ट हेल्प। जी बिल्कुल मानूर, वही ऑल टेक्स्ट आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कर रहा होता है, क्योंकि आपको बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट लोड क्यों नहीं हो रही है या इस वेबसाइट के इस पेज के ऊपर क्या टेक्स्ट है, राइट। तो यूजर को आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे क्या चीज मौजूद है, तो दैट्स वाई वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीज कहलाती है इक्विटेबल। इक्विटेबल क्लियर है? काइंडली ये चीजें क्लियर करते जाइएगा, क्योंकि हम जब आगे वर्क करना फर्दर प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे तो वहाँ पे ये टर्म यूज होंगी या बार बार चीजें यूज हो रही होंगी, तो एटलीस्ट आपको पता हो। ग्रेट, दैट्स ग्रेट जी। चले हम आगे मूव करते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। हमारा चौथा पॉइंट था और वो वाला पॉइंट हमारा ये है कि हमने इंजॉयबल पढ़ा है। अब इंजॉयबल का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आपकी यूज कर रहा हो तो वो उसको इंजॉय भी कर रहा हो। अब ये नीचे एक वेबसाइट नजर आ रही है, किसी को आइडिया हो गया कि ये कौन सी वेबसाइट है?
कलर देख के या पिक्चर देख के किसी को आइडिया हो गया हो कि ये जी फूड पांडा, ग्रेट, फूड पांडा। तो कहाँ से आइडिया लगाया आप लोगों ने, कहाँ से आइडिया लगाया जी फूड पांडा है, ये कैसे पता चला? मे बी किसी और की भी हो सकती है। इंटरफेस एंड कलर, ग्रेट। तो ये कहलाती है ब्रांडिंग। इस चीज को हम कहेंगे कंसिस्टेंसी। यूएक्स यूआई के अंदर इसको वर्ड बोलेंगे जो हम यूज करेंगे वो होगा कंसिस्टेंसी। तो आप अपनी ब्रांडिंग इस तरह से कर रहे होते हैं या आप अपने यूजर इंटरफेस को इस तरह से कंसिस्टेंट रख रहे होते हैं कि जो भी बंदा जहाँ पे भी देखता है उसको आइडिया हो जाता है कि ये इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, और हमारी ब्रांडिंग हो रही है तो ये इनकी प्रोडक्ट है। तो फूड पांडा की ऐप बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, फूड पांडा की वेबसाइट बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। तो फूड पांडा की वेबसाइट या ऐप आप लोगों के लिए इंजॉयबल है। क्यों? क्योंकि आप इजीली घर बैठे खाना मंगा लेते हैं और खाना आपके पास पहुंच जाता है कुछ ही टाइम के बाद और आप गरम गरम खाना जो है वो एंजॉय कर लेते हैं। तो दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि ये चीज, ये प्रोडक्ट हमारे लिए इंजॉयबल थी। हाँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है। अच्छा, कभी किसी ने नोट किया है कि फूड पांडा की ऐप के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यूज करते हैं ना आप लोग? चले मैं थोड़ा सा क्लू भी देता जाऊं कि आप नेक्स्ट टाइम कभी इसको यूज करें या देखें तो आपको पता चलता जाए कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जी यूज करते हैं ना आप लोग? नॉट मच, ट्रैकिंग का इशू होता है। ग्रेट मायनूर, इसके ऊपर मैंने काम किया है ऑलरेडी, तो ट्रैकिंग का बिल्कुल प्रॉब्लम है। एक और छोटा सा प्रॉब्लम भी है, कोई और बताना चाहे? जी यूज करते हैं या नहीं? अच्छा, और लोग यूज भी करते हैं या नहीं? किसी ने फूड पांडा की ऐप कभी फूड ऑर्डर करने के लिए फूड पांडा की ऐप यूज की हो? चलें, इसके अंदर चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम आगे देखते हैं। बहुत सारे लोग फूड पांडा ऐप यूज कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, मेरे नज़दीक फूड पांडा के अंदर सबसे बड़ा जो एक फीचर ऐड होना चाहिए वो ऐड हो जाना चाहिए ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग किस तरह से हो कि सपोज मैंने अगर ये सपोज एक चावल है या एक कढ़ाई है या जो भी चीज़ है, मैंने अगर एक दफ़ा ये ऑर्डर की है तो फूड पांडा को ट्रैक करना चाहिए और मैं जब नेक्स्ट टाइम पे आता हूँ तो मुझे डायरेक्टली पहले ही नज़र में मुझे ये चीज़ दिखानी चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम भी यही चीज़ ली थी और मे भी हो सकता है कि मैं अभी भी यही चीज़ लूँ। तो इससे क्या होगा, एक तो मेरा टाइम जो है वो बच जाएगा और दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी, मेरे पास एक कंट्रोल होगा, राइट। तो ये चीज़ कहलाती है इक्विटेबिलिटी के अंदर भी आती है, इंजॉयबल के अंदर भी आती है, और इससे बढ़कर अगर मैं ये कहूँ तो ये गुड यूजर एक्सपीरियंस के अंदर भी आती है। और मैंने इसके ऊपर केस स्टडी भी की है, मैंने इसके साथ एक और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक ऐप डिज़ाइन भी की है। तो वो कभी मैं जो है वो बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। तो ये चीज़ जो है फूड पांडा के अंदर होनी चाहिए। या एग्जैक्टली उबर उबर ईट्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है मानूर आपने थोड़ा बहुत इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ को इस आई से देखा है कि कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर जो है वो मौजूद होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। तो दैट्स प्रीटी गुड। तो उबर ईट्स भी फूड पांडा की तरह ही एक 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 फूड डिलीवरी के हवाले से एक प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे ये फीचर मौजूद है कि आप जब एक दफ़ा कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो दूसरी दफ़ा जब भी आप उस ऐप के ऊपर आते हैं तो वो डायरेक्टली पहले आपको वही प्रॉम्प्ट दिखाता है कि आपने लास्ट टाइम पे ये चीज़ ली थी, तो अभी भी आपको ये चीज़ देखनी चाहिए या आपको लेनी चाहिए। तो इससे होता क्या है कि जो यूज़र आता है उसको एक तो टाइम बच रहा होता है, उसको ईज़नेस मिल रही होती है और दूसरा उसको कंट्रोल भी मिल रहा होता है। तो इस तरह से आपकी जो भी प्रोडक्ट हो वो आपके पास हमेशा इंजॉयबल होनी चाहिए। देन हम आगे मूव करते हैं। हमारा जो चौथा प्रोडक्ट था वो था यूजफुल। पॉइंट हमारा ये था कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो किसी के लिए यूजफुल भी है या नहीं। नीचे वाला स्क्रीनशॉट जो आप लोगों को नजर आ रहा है, सबको पता होगा ये क्या है? जी किसी को पता है या नहीं? किसी को नहीं भी पता? जो नीचे स्क्रीनशॉट दिखाया गया है, जी मैप, गूगल मैप। गूगल मैप तो सभी यूज करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, गूगल मैप सभी यूज कर रहे होते हैं। तो क्या गूगल मैप आपके लिए यूजफुल होता है या नहीं? राइट द वे, क्या गूगल मैप आपके लिए यूज होता है या नहीं, यूजफुल होता है या नहीं? गुड, टू मच यूजफुल। तो इसी तरह आप भी जब कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, तो वो इसी पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए कि आपको यूजफुल होना चाहिए। अच्छा, बैड एक्सपीरियंस जो आप कह रहे हैं,
वो इस वजह से होगा कि जब आप किसी गली के अंदर जा रहे हैं और आप किसी शार्ट रास्ते के थ्रू जाना चाह रहे हैं या किसी ऐसे रास्ते के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो आपको मे भी किसी और रास्ते से ले जाए, तो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का हल भी आ चुका है। आई थिंक आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा, कुछ 1-2 वीक या 2-3 वीक पहले उन्होंने एक VR फीचर जो है वो ऐड करवा दिया था। और VR फीचर ये था कि अब आपकी डायरेक्ट वीडियो जो है वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट होगी थ्रू AI। तो आप जब आपका मोबाइल का बैक कैमरा जो होगा वो आपके रास्ते को ट्रैक कर रहा होगा, राइट। तो इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा अब इस ड्रॉबैक को जो वो खत्म भी कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स बहुत ज्यादा करने की हैं, बट दे आर वर्किंग ऑन। क्लियर? सो आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट यूजफुल होना बहुत जरूरी है। अब हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं। वो 4 पॉइंट्स ये थे कि आपकी कोई भी आप जब ऐप बना रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर वो यूजफुल होनी चाहिए, वो इक्विटेबल होनी चाहिए, वो इंजॉयबल होनी चाहिए और वो यूजफुल भी होनी चाहिए। तो होपफुली ये चारों पॉइंट्स जो वो क्लियर हो गए होंगे, राइट। ये क्लियर है जी? आखिर पे हमारे पास सिर्फ 2-3 स्लाइड बच गई हैं जो कि मैं आज के अंदर कवर करना चाह रहा हूँ। तो होपफुली आप अभी तक बोर भी नहीं होंगे, मज़ा आ रहा होगा थोड़ा बहुत। यस, ग्रेट। अच्छा चलें, अब हम बात करते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। प्रोडक्ट इन द सेंस कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं या आप कोई भी सपोज आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा डिज़ाइन प्रोसेस शुरू करते हैं। अब आप में से बहुत सारे, मुझे जहाँ तक बताया गया था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वो जब कोई लोगो बनाना चाहते हैं, कोई पोस्टर बनाना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे होते हैं तो वो डिज़ाइन प्रोसेस को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी कुछ जो इंस्पिरेशन होती हैं वो इकट्ठे कर रहे होते हैं, राइट। फिर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, फिर आप टाइपोग्राफी कलर पैलेट आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आप डिफरेंट नेट पे जाके डिफरेंट जगहों पे जाके जो है वो देख रहे होते हैं कि क्या इस तरह का काम किसी ने पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और अगर किया हुआ है तो कैसे किया है, राइट। तो ये सारे का सारा जो है वो डिज़ाइन प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह जब आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या बनाने का मतलब ये है कि आप डिज़ाइन करने लगे हैं, राइट, या कोई वेबसाइट डिज़ाइन करने लगे हैं, तो इसके पीछे भी आपका एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, जो कि मैंने शायद कल आपको बताया भी था। जो लोग कि वो यूज़र रिसर्च देखते हैं, फिर वहाँ पे एनालिसिस होता है, फिर डिफाइन होता है, फिर आइडिएशन होती है, फिर वायर फ्रेमिंग होती है और फिर जाके कहीं जो है वो डिज़ाइन बनता है। तो ये सारे का सारा कहलाता है डिज़ाइन प्रोसेस। तो डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर, यानी जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, सपोज आप एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और उस एप्लीकेशन का मतलब ये होगा कि वो आपको कोई भी एक प्रॉम्प्ट हम बना लेते हैं कि जी डेली रिमाइंडर सेंड करें। ठीक है, हम एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसका काम होगा कि हमें डेली रिमाइंडर सेंड करें। अब डेली रिमाइंडर का मतलब ये है कि हमें डेली वो दिन को एक मैसेज सुबह 10 बजे सेंड कर दे, एक मैसेज दिन 2 बजे सेंड कर दे, एक रात को 9 बजे सेंड कर दे, किसी भी काम के हवाले से। हम सपोज यही देख लेते हैं कि हमारी 10 बजे क्लास होनी होती है, तो वो हमें 9 बजे मैसेज सेंड कर दे कि जी आपकी 10 बजे आगे क्लास ही है। तो ये डेली रिमाइंडर बन जाएगा। गूगल प्ले स्टोर जो गूगल कैलेंडर है उसके अंदर भी मौजूद है, एक्सटेंशन भी बहुत सारी मौजूद है, इस तरह की एप्लीकेशन भी बहुत सारी मौजूद है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि हम इसको खुद बनाना चाह रहे हैं, राइट। इस तरह की कोई आप ऑलरेडी मौजूद नहीं है। हम सपोज ये करते हैं कि इस तरह की कोई भी ऐप मौजूद नहीं है, आपने खुद से जो है वो इस तरह की एक ऐप बनानी है। तो हाउ डू यू सी इट, या आपको क्या लगता है कि आपको ये ऐप किन चीज़ों को देखकर बनानी चाहिए, या इस ऐप के पीछे आपकी क्या लॉजिक होनी चाहिए? थोड़ा सा तो आपके माइंड में जो बात आ रही है इस ऐप को डिज़ाइन करते वक्त, तो क्या-क्या होंगी? जी, किसी को क्वेश्चन समझ आए? आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है ना मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है जिसका मकसद ये है कि वो आपको डेली रिमाइंडर भेजे, लाइक आपको एक मैसेज भेज दे कि आपने ये वाला काम इस टाइम पे करना है। तो अगर आप इस ऐप को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखना चाहेंगे? कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए?
सर एक तो अलार्म होगा और उसमें मैसेज रिमाइंडर वाले ऑप्शन होगा। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप चैट यूज करें तो ज्यादा इजी होगा, ताकि मैं बाकियों को भी रिस्पॉन्स कर सकूं। ठीक होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी ने ये लिखा है जी, अलार्म होना चाहिए और डेट्स होनी चाहिए, ग्रेट। और टास्क भी इसके अंदर ऐड कर सकें, इसके अंदर स्क्रीन नोटिफिकेशन भी होने चाहिए, राइट। ईमेल भी होनी चाहिए, टैंक्स भी होना चाहिए, प्रॉम्प्ट भी होना चाहिए, कैलेंडर है, ग्रेट 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 ग्रेट। तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में पहले से ही एक आइडिया आ चुका है कि ये चीजें जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो सिमिलरली होता यही है कि जब भी हम डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं, तो डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम यही काम करते हैं, हम अपने यूज़र को देखते हैं कि हमारा यूज़र कौन होगा, राइट। कि, किस तरह के लोग होंगे जो हमें यूज़ कर रहे होंगे, या किस तरह के लोग होंगे जो हमें यूज़ कर रहे होंगे। अब इसके अंदर हम देखें जो हमारी डेली रिमाइंडर की ऐप है, अब इसको मोस्टली वो लोग यूज़ कर रहे होंगे जो कि ऑफिस बेस्ड वर्क करते हैं, या उनके कहीं पे जॉब है, राइट, या वो फ्रीलांसर हैं, या इस तरह के लोग हैं जिनको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम डिज़ाइन प्रोसेस हमारा शुरू होता है यूज़र से, कि हमें यूज़र का पता होना चाहिए। फिर इसी तरह क्लाइंट्स को भी हम देखते हैं। क्लाइंट्स ये होते हैं कि हमें बाद में ये पता चले कि कौन कौन जो है वो हमारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर भी इसी के अंदर आते हैं, देन स्टेक होल्डर भी इसी के अंदर आते हैं। अच्छा, यूएक्स यूआई की डिजाइनिंग के अंदर स्टेक होल्डर का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा। सो स्टेक होल्डर क्या होते हैं? अब जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो बंदा पैसे लगा रहा होता है या जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, वो आपका स्टेक होल्डर कहलाता है। तो यूएक्स यूआई के अंदर ये वर्ड बहुत दफ़ा आएगा, बहुत दफ़ा रिपीट भी होगा। तो स्टेक होल्डर आपने याद रखना है कि कोई भी जब प्रोडक्ट बनाई जाएगी तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो आपका स्टेक होल्डर आएगा, राइट। देन आपके बर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो कि आपने किसी ऐप को बनाते वक्त माइंड में रखने होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि डेली रिमाइंडर को जो हमारे यूजर होंगे वो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जिनको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो क्या ये मैंने बात ठीक की है या गलत की है? अब तक के यूजर एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या ये बात ठीक है कि डेली रिमाइंडर को सिर्फ पढ़े लिखे लोग यूज करेंगे, या गलत है? जी जल्दी से। अच्छा, चलें, दोनों तरह के आंसर आ रहे हैं। तो मेरा बताने का या इस बात करने का मकसद ये था कि अगर आप देखें तो इन पांचों एलिमेंट के ऊपर मैंने रेड लाइन लगा रखी हुई है। आपने कभी भी एक ऐप को बनाते हुए इन 5 फैक्टर को माइंड में नहीं रखना। आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ स्टेक होल्डर को अपने माइंड में रखना है कि मेरी ऐप के ऊपर जो बंदा पैसे लगा रहा है वही इसको जो है वो यूज करेगा, ऐसा नहीं है। आप यूजर को कभी भी माइंड में नहीं रखेंगे कि अगर सिर्फ हमने ये बनाया कि ये फ्रीलांसर यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है जो फ्रीलांसर ना हो लेकिन उसको कभी ना कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी इस ऐप को यूज कर सके। तो आपने जब भी कोई प्रोडक्ट यूज करनी है या अपने डिजाइन प्रोसेस को यूज करना है, तो आपने हमेशा पीपल का वर्ड माइंड में रखना है कि सारे लोग जो हैं वो इंडिविजुअल भी होते हैं, सारे लोग इक्वल भी होते हैं, सारों को वैल्यू भी मिलनी चाहिए, और सारे यूजर आपके ऑनेस्ट यूजर होते हैं, राइट। सो दैट इज वाई आप जब भी कोई डिजाइन प्रोसेस शुरू करेंगे, कोई वेबसाइट शुरू करने लगेंगे, तो आपने कभी भी ये नहीं देखना कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक यूजर को, किसी स्पेसिफिक क्लाइंट को, किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर को जो है वो मेंटेन कर रहा हो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपने सारे जितने भी लोग होते हैं एक्सेसिबल, उन सब के लिए एक्सेसिबल बनाना होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज एक ब्रांड है, जैसे हम बात कर लेते हैं किसी फीमेल क्लॉथिंग ब्रांड की। अब फीमेल क्लॉथिंग ब्रांड्स आपके कौन से होते हैं जी? किसी का नाम बताइएगा प्लीज, जहाँ पे सिर्फ फीमेल के ब्रांड्स हो। जो फीमेल स्टूडेंट मौजूद हैं उनको आइडिया होगा एटलीस्ट। जहाँ पे खादी, नहीं खादी पे तो मैंने मेल के भी देखे हैं। मारिया बी, चलें मारिया बी की मैं बात कर लेता हूँ। नाम से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये फीमेल का ही होगा, बट मुझे आइडिया नहीं है। तो
सना सफीनाज भी बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखें, हम सना सफीनाज की ही बात कर लेते हैं या मारिया बी की बात कर लेते हैं, बट सना सफीनाज भी क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो इसको यूज कर लेते हैं या बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो सना सफीनाज एक ऐसा ब्रांड है जो कि फीमेल के लिए है, राइट, उसके ऊपर फीमेल क्लॉथेस है। अब क्या ऐसा नहीं होता कि जब भी फीमेल वहां पे जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, तो कभी भी उनके पास कोई, उनके साथ कोई मेल ना गया हो, लाइक मेल ना गया हो, या उन्होंने जाके वहां से मेल के साथ, मेल से चॉइस, लाइक उनका हस्बैंड हो सकता है, भाई हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, तो वहां पे उन्होंने उनसे चॉइस ना पूछी हो। तो अब सना सफीनाज जो है, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये इसने सिर्फ ये नहीं देखा कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल आएंगी, मे बी कुछ ऐसी चीजें भी वहाँ पे जो है वो इंटीग्रेट की गई हैं जो कि दोनों जेंडर को जो है वो अट्रैक्ट कर रही हो। लाइक मेल अगर किसी फीमेल के साथ जा रहा है वहाँ पे, तो वो भी अपनी इनपुट उसके अंदर दे सके, तो वो क्लॉथिंग के ब्रांड के अंदर या क्लॉथिंग के अंदर आ जाती है। ऐसा है या नहीं जी? आप लोगों में से किसी ने ऐसा देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, किसी के सामने ऐसा कोई वाकया या इंसिडेंट हो, ऐसा होता है या नहीं होता? जी, वुमन सेंट्रिक बिल्कुल ब्रांड्स होते हैं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जितने भी ब्रांड्स आपको मिलेंगे या नजर आएंगे, वहाँ पे जेंडर डिफरेंस नहीं रखा जाता। हाँ, वहाँ पे क्लॉथेस जो है वो फीमेल से रिलेटेड हैं, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जेंडर डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया हो। अगर जेंडर डिफरेंस आएगा तो होगा क्या कि वो सिर्फ और सिर्फ यूजर को देख रहे होंगे। अगर जेंडर डिफरेंस क्रिएट करना होता तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को देख रहे होते, बल्कि ऐसा नहीं होता। वो दोनों कैटेगरीज को, या सब जितनी भी कैटेगरीज हैं उसके अंदर, मे बी वहाँ पे बच्चों के हवाले से भी हो सकता है, वहाँ पे बड़ों के हवाले से भी हो सकता है, मेल भी वहाँ पे जा सकते हैं, राइट। तो अट्रैक्शन जो है वहाँ पे पीपल को मद्देनजर रखते हुए की गई है कि यहाँ पे जितने लोग आएंगे वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स होंगे, वो सारे के सारे इक्वल्स होंगे, सारों को वैल्यू मिलनी चाहिए, और सारे ही हमारे ऑनेस्ट यूजर हैं, राइट। तो इसी तरह जब भी आपका डिजाइन प्रोसेस शुरू होगा, तो आपने हमेशा उसके अंदर जो यूजर रिसर्च करनी है या जितनी भी आपने नॉलेज लेके आना है, वो बेस्ड ऑन द पीपल लेके आना है, यानी सभी लोगों को आपने इक्वल ट्रीट करना है। इज इट क्लियर कि डिजाइन प्रोसेस आपका कहाँ से शुरू होगा, अपने किन को माइंड में रखना है, और कौन कौन सी चीजें माइंड में होनी चाहिए? ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। चले हम आगे मूव करते हैं जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ समझ ना आया हो जी? जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी, अब हम देखेंगे कि, राइट, सो अब हम देखेंगे कि हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर हमने डिजाइन प्रोसेस को भी देख लिया, जिसके अंदर हमने ये भी देख लिया है कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनानी है वो यूजफुल, यूजेबिलिटी उसके अंदर हो, वो इक्विटेबल हो, वो एंजॉयबल हो, वो यूजफुल हो, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, कि हमारा यूजर एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि अब अगर हम यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं या हम यूआई बना रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब आपका यूजर इंटरफेस अच्छा होगा, आपका इंटरफेस ठीक होगा, इजी टू यूज होगा, तो तब वहाँ पे एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। अगर ये ठीक नहीं होगा तो एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा। तो आप यूजर इंटरफेस को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, तो इसके लिए ये 4 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले है कंट्रोल। अगर आपको केचप बॉटल की एग्जांपल याद हो, तो मैंने ये बताया था कि पहली जो गिलास बॉटल थी वहां पे आपको कंट्रोल नहीं मिलता था, अब कितना कंप्रेस करें, कितना केचप बाहर आना चाहिए, तो कंट्रोल नहीं था। तो बाद में जो बॉटल आई, प्लास्टिक की बॉटल थी, नोजल लगा दिया गया, तो वहां से आपको कंट्रोल मिल गया है कि आपने कितना एक प्रेस करना है और कितना एक वहां से केचप जो है बाहर आना चाहिए। तो इसी तरह जब आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे, तो उसका इंटरफेस डिजाइन करते वक्त आपने ये देखना है कि आप अपने यूजर को कंट्रोल भी दे रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आती है यूएक्स यूआई के अंदर, वो आपके यूजर के पास आपका कंट्रोल होता है। अब जैसे मैं इसके एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक वेबसाइट को ओपन किया या एक मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया और आपने होम पेज से आके प्रोडक्ट वाले पेज पे चले गए। अब वहां पे आपके पास कंट्रोल क्या होता है कि आप प्रोडक्ट पेज से वापस होम पेज पे भी आ सकते हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं?
तो ये जो वापस आने के लिए जो छोटा सा ऊपर एरो लगाया होता है कि आप अगर यहाँ से वापस भी जा सकते हैं या नहीं, यानी नेक्स्ट और बैक जा सकते हैं, तो बैक जा सकते हैं, तो ये आपके पास कंट्रोल है। इसी तरह आप किसी भी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे हैं, होम पेज पे, आप उसके आगे लाइक फेसबुक की हम बात कर लेते हैं, आप फेसबुक के होम पे हैं, आप उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले या फ्रेंड वाले ऑप्शन में जाना चाह रहे हैं तो वहां तक जा सकते हैं। वहां से आगे आप फ्रेंड की प्रोफाइल भी देख सकते हैं। आप अगर नहीं देखना चाह रहे, आप वहां से बैक भी आ सकते हैं। तो ये चीज कहलाती है कंट्रोल। तो जब भी आपने यूएक्स यूआई को डिजाइन करना होता है तो सबसे पहले आपने वहां पे कंट्रोल भी देना होता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है कंसिस्टेंसी, कि आप जब भी यूएक्स के अंदर कोई भी यूआई डिजाइन कर रहे हैं तो आपने यूजर का अगर एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो वहां पे आपने कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करनी है। जैसे आप लोगों ने जब मैंने वो फूड पांडा के आपके सामने स्क्रीनशॉट आया तो आप सब लोगों ने आइडिया लगा लिया कि ये फूड पांडा की वेबसाइट है। आपको कैसे पता चला? कि उनके कलर से। अब वो आपको कलर, आइकन, वो सारी चीजें आपको कंसिस्टेंट नजर आती हैं। आप चाहे उनकी एप्लीकेशन के अंदर चले जाएं, चाहे उनकी वेबसाइट के अंदर चले जाएं, जो भी चीज आप ब्रांड की यूज कर रहे होंगे, जो फूड पांडा के राइडर होते हैं, अगर आप उनका कलर भी देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट नजर आएगा, यानी हर जगह पे कंसिस्टेंसी नजर आएगी। क्या आपको स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी नजर आ रही है या नहीं? आप लोगों ने कुछ यहाँ पे भी नोट किया या नहीं? साउंड प्रॉब्लम, क्या मेरी आवाज अब ठीक है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा, क्या आवाज मेरी अब ठीक है? जी, मैं ये कह रहा था कि क्या आप लोगों ने कंसिस्टेंसी इन स्क्रीन, जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आप लोगों ने कंसिस्टेंसी देखी है या नहीं? क्या आप लोगों ने कंसिस्टेंसी यहाँ पे भी देखी है या नहीं? किस चीज के अंदर, किस चीज के अंदर आपने कंसिस्टेंसी देखी है, ये भी तो बताया ना। स्लाइड डिजाइन जो है ये सारी की सारी कंसिस्टेंट हैं, कि इनके अंदर कलर जो है वो आपको सेम नजर आ रहे हैं। लेकिन कलर के साथ साथ अगर आप फॉन्ट देखेंगे तो फॉन्ट भी आपको क्लियर एक ही नजर आ रहा होगा। जैसे मैं अगर दोबारा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, अब मेरी किसी भी स्क्रीन, किसी भी स्लाइड के ऊपर चले जाएं तो आपको हर जगह पे एक ही तरह का कलर नजर आ रहा होगा। आपको ये जो टेक्स्ट है, जो ऊपर जो हेडिंग दी हुई है, ये हेडिंग का टेक्स्ट भी सेम नजर आ रहा होगा। तो ये चीज कहलाती है कंसिस्टेंसी। आप इसी तरह अगर आप बुलेट्स पॉइंट को देखेंगे तो आप चाहे इन बुलेट्स पॉइंट का सर्कल देख लें, राइट, या अगर आप जो लास्ट स्क्रीन पे ये बुलेट पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको इनका सर्कल देख लें, साइज देख लें, तो आपको दोनों जो हैं दोनों जगहों पे सेम साइज नजर आएंगे। और फिर मैं जो ऊपर ये पेंसिल यूज कर रहा हूँ ये भी ग्रीन यूज कर रहा हूँ मोस्टली। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अपने ब्रांड को या अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको कंसिस्टेंट रख रहा हूँ, राइट। तो ये चीज कहलाती है कंसिस्टेंसी। तो जब भी, अच्छा दूसरी चीज, आप लोगों ने, आप बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुके होंगे, तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन भी बनाई होंगी, ऐसा होता है या नहीं? तो प्रेजेंटेशनों के अंदर, राइट, आप लोगों ने प्रेजेंटेशनें बनाई होंगी, तो प्रेजेंटेशनों के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जी, कोई किसी तरह के कलर बना के आ जाता है, कोई किसी तरह के कलर बना के आ जाता है। तो पीपीटी के अंदर बहुत ज्यादा कलर हो, या कोई फॉन्ट कभी किसी जगह का हो, किसी जगह पे बहुत बड़े बड़े बना के दे दिए हो, तो वहां पे आपको मजा नहीं आ रहा होता। ऐसा होता है या नहीं? मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही, वॉइस इशू, क्या आवाज अब ठीक है, आवाज या नहीं? काइंडली अब कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस ठीक है। जी, चले, मैं ये पूछ रहा था कि आप लोगों ने पीपीटी बनाई होगी यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर, तो या और किसी स्टूडेंट ने बनाई होगी, तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारी फॉन्ट्स यूज करके आ जाते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा छोटा होता है, कहीं पे बहुत बड़ा फॉन्ट लगा देते हैं, कलर बहुत बड़े, ज़्यादा ज़्यादा कलर जो है वो यूज़ कर देते हैं। तो आपको देख के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होती है, थोड़ा सा आप लोग बोर भी होते हैं। ऐसा होता था या नहीं? या अभी भी होता हो किसी लोगों के साथ? आपको स्लाइड्स अच्छी नहीं लग रही होती, बहुत ज़्यादा कंटेंट यूज़ कर लिया जाता है, तो इसका मतलब ये था कि आपका उन स्लाइड के साथ यूएक्स बुरा था, यानी आप लोगों का यूजर एक्सपीरियंस बुरा था। क्या किसी को मेरी स्लाइड बुरी तो नहीं लगी बाय द वे, मैं जो स्लाइड यूज कर रहा था? चलें, कोई बात नहीं। अच्छा देखें,
अब बुरी क्यों नहीं लगी? रीजन ये है कि मैंने उसके ऊपर टू द पॉइंट बातें लिखी हैं, थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं, और उसके साथ मैंने कंसिस्टेंसी रखी है। कंसिस्टेंसी फॉन्ट के अंदर भी नजर आ रही है, कलर के अंदर भी नजर आ रही है, यानी सारी चीजें सेम है। तो ये चीज कहलाती है, ये चीज आपके यूजर एक्सपीरियंस को ज्यादा अच्छा करती है। आपका यूजर इंटरफेस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है यूजर एक्सपीरियंस के साथ, या डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है यूजर एक्सपीरियंस के साथ। जितना आप इजी टू यूज रखेंगे यूजर इंटरफेस, जितना आप यूजर को कंट्रोल देंगे, उतना यूजर एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो जाएगा, राइट। अगली जो चीज है वो है कंफर्टेबिलिटी। अब कंफर्टेबिलिटी ये होती है कि कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट को यूज करते हुए कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब होता ऐसा है कि मैं आपको ये स्लाइड दे देता हूँ, आज ऑब्वियसली मैं आपको दूंगा शायद, मुझे अगर अलाउ किया जाता है, मुझे आइडिया नहीं है मैनेजमेंट क्या कहती है, बट अगर आपको ये स्लाइड दी जाती है और आप स्लाइड को पढ़ते हैं तो मुझे श्योरिटी है कि आप इस स्लाइड को पढ़ते हुए कंफर्टेबल होंगे और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इजी टू यूज रखा है, कंसिस्टेंट रखा है, और आप लोगों के पास कंट्रोल है। तो ये चीज कहलाती है कंफर्टेबिलिटी, यानी अगर कोई बंदा आपकी कोई बनाई हुई चीज यूज कर रहा है तो वो उसको यूज करते हुए कंफर्टेबल भी हो, राइट। तो जब भी आप यूआई डिजाइन करेंगे तो इसी तरह आप कंफर्टेबिलिटी भी रखेंगे। एंड देन कॉग्निटिव लोड। अब कॉग्निटिव का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा आगे यूएक्स में, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन आगे जाके करूंगा। बट कॉग्निटिव लोड का मतलब ये है कि आपके जो बंदा या यूजर आपकी बनाई हुई की चीज यूज कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा अपने माइंड के ऊपर या अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ना करना पड़े, बहुत ज्यादा जोर जो है वो ना देना पड़े। आप क्या करें, आप उसको कंटेंट जो प्रोवाइड करें वो क्लियर हो एंड टू द पॉइंट हो, या प्रिसाइज हो, या अंडरस्टैंडिंग उसके लिए इजीली हो जाए। जी बिल्कुल मानूर, आप सही कह रही हैं। तो इसी तरह आपकी जो यूजर इंटरफेस हो उनके अंदर भी कॉग्निटिव लोड को आपने इस तरह से मेंटेन करना होता है कि आप जो कंटेंट उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लियर हो और वो प्रिसाइज हो। अब थोड़ी सी एग्जांपल हम देखते हैं इन चीज़ों को। अगर आपने कभी द्राज की वेबसाइट ओपन की हो, लाइक बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो उसके ऊपर कंटेंट कुछ इस तरह से है कि आप यूज करते हुए आपको कोई समझ नहीं आ रहा होता कि क्या उसके अंदर यूज करना है, क्या देखना है। आप जो चीज़ देखना चाह रहे होते हैं वो आपको नहीं मिल रही होती है। तो मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो कंटेंट है वो क्लियर नहीं है, वो प्रिसाइज नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कॉग्निटिव लोड जो है इसको मेंटेन नहीं किया गया। तो इसी तरह जब भी आपको यूआई बना रहे होते हैं, अब ऑब्वियसली उसके साथ फिर बैड यूजर एक्सपीरियंस भी जाता होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वेबसाइट दास की वेबसाइट को यूज नहीं करते इसी वजह से, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो जब भी आप यूआई डिजाइन कर रहे होंगे तो आपने इन 4 पॉइंट्स को लाजमी माइंड में रखना होगा कि आप कंट्रोल भी दे रहे हो, आप कंसिस्टेंसी भी दे रहे हो, आपके डिजाइन के अंदर कंफर्टेबिलिटी भी हो, और आप कॉग्निटिव लोड जो है इसको भी मेंटेन कर रहे हो। तो आई गेस दैट्स एंड फॉर टुडे। आज के लिए इतनी ही बातें हैं। जी, आज के लिए इतनी ही बातें हैं। अब इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से आप लोग पूछ लें। मैं आप लोगों के आंसर कर देता हूँ। एंड आई गेस हमारी क्लास जो है वो 1.5 घंटा तक चली गई है। 1.5 घंटा तो नहीं, खैर घंटा ही है। बट किसी को कुछ समझ ना आया हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप लोग पूछ लें। बोर तो नहीं हो गए? मेरी क्लास में बहुत सारे लोग बोर भी हो जाते हैं कि आप बोलते बहुत ज़्यादा जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती। ये मेरे साथ 1-2 दफ़ा जो है इशू रहा है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को एंगेज भी करूँ। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी? किसी का कोई क्वेश्चन हो? और आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? किसी को जल्दी हो गई, बस क्लास जल्दी-जल्दी खत्म की जाए? राइट। अच्छा, आप लोग जो है अभी आज पहले दिन से ही, जी मैं बिल्कुल दोबारा बता देता हूँ। उसके अंदर मैंने 2 पॉइंट्स जो बताए हैं उनके अंदर था, एक था कंफर्टेबिलिटी और एक होता है कॉग्निटिव लोड। कंफर्टेबिलिटी ये होता है कि आप कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहा हो तो उसको यूज करते हुए वो कंफर्टेबल हो। जैसे अभी आपकी तस्वीर के अंदर आप बैठे कहीं पे मोबाइल यूज कर रहे हैं, राइट। अदनान रशीद, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे भी जाके किसी भी जगह पे इस बैग के इस मोबाइल को यूज कर सकते हैं, आप इसके साथ कंफर्टेबल है। लेकिन अगर इसी को आप थोड़ा सा पीछे जाएं और आप लैंडलाइन जो मोबाइल होते थे, जो टेलीफोन होते थे, वो देखें तो आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे, आप उसको उठा के घूम नहीं सकते थे। तो ये चीज़ कहलाती है कंफर्टेबिलिटी। अब उन्होंने क्या किया,
तो उस प्रोडक्ट को कंफर्टेबल बनाया है कि आप जब भी उनकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो तो आप कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज़ होती है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड ये होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट हो और टू द पॉइंट होने के साथ साथ प्रिसाइज हो। प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि आप अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ भी आना शुरू हो जाए, राइट। तो ये चीज़ कहलाती है कॉग्निटिव लोड। तो इनको हम आगे देखेंगे तो आपको जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, बट आई होप कि अभी भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप दोबारा पूछिएगा, मैं 10 दफ़ा रिपीट करने को तैयार हूँ। सो बट होगा ये कि आप लोगों को एटलीस्ट वो चीज़ क्लियर हो जाए और समझ भी आ जाए। मुदस्सिर हाशमी इंस्पिरेशन के लिए कौन सी साइट यूज़ करते हैं? मैं बहुत सारी साइट्स यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं अगर अभी बता दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, जो न्यूबीज़ हैं स्पेशली। लेकिन अगर आप पुराने हैं, पहले से यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो मैं मॉबिन यूज़ करता हूँ और लैपा निंजा यूज़ करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं लैंडबुक यूज़ करता हूँ, ड्रिबल कभी-कभी और बिहेंस भी कभी-कभी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे थोड़ी-सी रिवील करूँगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। होपफुली थोड़ा सा वेट कीजिए जस्ट। जी बिल्कुल, केस स्टडी हम बिल्ड करेंगे, केस स्टडी बिल्ड करेंगे। जी बिल्कुल, फ़हीम अली आपको डिटेल के साथ यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग जो है वो सिखाई जाएगी। इसके अंदर हम सारी चीज़ें जो हैं वो समझेंगे।